हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 27 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने योग्य वैश्विक गंतव्य में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? विच स्टेट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल एज वन ऑफ द मस्ट विजिट ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जाने योग्य वैश्विक गंतव्य में से एक के रूप में मान्यता दी है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अमिताभ चटर्जी, संजय मल्होत्रा, टीवी सोमनाथन, राहुल नवीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमिताभ चटर्जी। तो अमिताभ चटर्जी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 में हुई थी। फाउंडर इसके कौन हैं? तो महाराजा हरी सिंह इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? श्रीनगर में है। और टैगलाइन क्या है इसकी? सर्विंग टू एम्पावर इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया? एट विच एयरपोर्ट हैज द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड उड़ान यात्री कैफे? कोलकाता एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता एयरपोर्ट। तो कोलकाता एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे को शुरू किया है। इस उड़ान यात्री कैफे का उद्देश्य क्या है? इस उड़ान यात्री कैफे का उद्देश्य है एयर पैसेंजर्स को सस्ते भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करना। अब बात एयरपोर्ट्स की हुई है, तो कुछ एयरपोर्ट्स जो रिसेंट न्यूज में रहे थे उनके बारे में देख लेते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। मोगा एयरपोर्ट जो कि गोवा का है, इसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम अंडमान निकोबार पोर्ट कर दिया गया है। और ये पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तुम्हारे अंडमान निकोबार की राजधानी है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, इसका भी नाम बदलकर चेंज कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? नागपुर में है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। और पुणे एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और देख लेते हैं। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड, ये किसको मिला है? किस एयरपोर्ट को मिला है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो कि केरला का है, इसको मिला है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, ये किसको मिला है? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों को मिलाकर मिला है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है इनको ये। तो विंग्स इंडिया अवार्ड जो है, ये वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड है, जो किसको मिला है? संयुक्त रूप से मिला है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट किसको मिला है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है, जो कि हैदराबाद का है। स्काई ट्रैक्स टॉप एयरलाइन कतर एयरवेज, विस्तारा एयरलाइन 16th इसमें रैंक रही है। ठीक है, टॉप एयरलाइन कौन सी रही है? कतर एयरवेज रही है। और विस्तारा एयरलाइन वो 16th नंबर की रही है। तो विस्तारा एयरलाइन अपने इंडिया की है, वो 16 नंबर पर रही है और स्काई ट्रैक्स के अंतर्गत है ये। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो ये संघ एयरलाइन है, उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया कहाँ पर? तो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किया गया। क्या नाम है इसका? पवन चित्रा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? यूएई, पाकिस्तान, मलेशिया या इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। तो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 2025 का जो आयोजन होगा वो मलेशिया में होगा। अब बात इसके बारे में हुई है, तो और जान लेते हैं इसके बारे में। ये कौन सा एडिशन है इसका? तो ये सेकंड एडिशन है। सेकंड एडिशन होगा 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच में होगा ये। भारतीय टीम की कप्तान कौन होंगी इसमें? निकी प्रसाद होंगी। इसका अब बात ये हुई है कि सेकंड एडिशन है, तो इसका फर्स्ट एडिशन भी होगा। तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। और इसको होस्ट किसने किया था? साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। जीता किसने था? इंडिया ने जीता था। हराया किसको था? इंग्लैंड को हराया था।
तो याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? विच बर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अमेरिकाज ऑफिशियल नेशनल बर्ड? सुनहराबाज, गोल्डन ईगल, बाल्ड ईगल, गरुड़, अमेरिकी राजहंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल्ड ईगल। तो बाल्ड ईगल को हाल ही में आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी चुना गया है, कहाँ का? अमेरिका का। तो ये आप याद रखोगे। इसके बारे में और देख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द बाल्ड ईगल एज द कंट्रीज नेशनल बर्ड। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं हालिया समय में, तो वो जो बाइडेन है, और इन्होंने डिक्लेयर किया है बाल्ड ईगल को कंट्री का नेशनल बर्ड। हालांकि जो बाइडेन अगले साल ये पद छोड़ देंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो बने हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, वो अगले साल शपथ लेंगे। द बाल्ड ईगल हैज़ बीन अ मेजर सिंबल ऑफ अमेरिका एंड वॉज मेड पार्ट ऑफ द यूएस ग्रेट सील। तो यूएस ग्रेट सील पर 1782 में इसी को छपा हुआ देखा जाता है, बाल्ड ईगल को। और इसको अब क्या कर लिया गया है, कंट्री का नेशनल बर्ड घोषित कर दिया गया है। अब हाल ही के कुछ न्यूज में आपने देखा होगा कि किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, तो ये भी याद रखोगे आप। तो स्नो लेपर्ड को किसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया था? किर्गिस्तान ने बनाया था, ठीक है, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2025 को एआई ईयर घोषित किया है? हु हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज एआई ईयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर? वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, एआईसीटीई, आरबीआई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एआईसीटीई, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब बात हुई है किसकी? अब बात वर्ष घोषित करने की बात हुई है, तो देख लेते हैं किसने किस साल को किस प्रकार से घोषित किया है, किस चीज़ के लिए घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया। क्या घोषित किया? कैमलिट्स वर्ष, कैमलिट्स वर्ष। और यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2024 को कैमलिट्स और 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। तो ये याद रखना, ये पूछ ले जाते हैं। अब बात एआई की हुई है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की हुई है, तो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ रही है, वो देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? स्टारगेट। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई। इस बुक की रचयिता कौन है? तो मधुमिता मुर्गिया हैं। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक ने किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। तो दुबई में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, इसमें एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट अवार्ड किसने जीता? भारत ने जीता। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। जिनी एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया। भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है? तो इराहा है। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया? तो सारा के नाम से लॉन्च किया। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बनी? देविका बनी। तो देविका प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ये एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दुनिया की पहली एआई स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता, एआई प्रवक्ता कौन है और किस देश ने इसको बनाया? तो यूक्रेन ने बनाया और इसका नाम क्या है? विक्टोरिया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च हुआ। इसका नाम क्या है? पेंटोरा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ICICI लैम्बॉर्ड के द्वारा। दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी? तो केंजा लेली बनी। रिलायंस ग्रुप लॉन्च एआई सूट। रिलायंस ग्रुप ने एक एआई सूट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रेन। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफोस को किसने लॉन्च किया? तो अमेजन ने लॉन्च किया। सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस लॉन्च की, जिसका नाम क्या है? सेवा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ। पहला अंतरराष्ट्रीय एआई संधि कहाँ पर हुई थी? तो ये फ्रांस में हुई थी। किनके बीच में हुई? यूएस, UK और यूरोपियन यूनियन, इन तीनों के बीच में हुई है। टाइम्स के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। कौन थे वो? तो अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। ये किस राज्य में रखी गई है ये आपसे पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों की पानी पीने की समस्या को दूर करना है। इससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई वाला बांध बनाया जाएगा। इसे दोदन बांध कहा जाएगा। और एमपी में बेतवा नदी पर कोटा बांध बनेगा। ठीक है। नदियों को जोड़ने का सुझाव पहली बार 1919 में ब्रिटिश जनरल और सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने दिया था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ इंजीनियर थे। 1960 में तब के ऊर्जा और सिंचाई मंत्री के.एल. राव ने नेशन वाटर ग्रिड के तहत गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था। 1982 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया था। तो यह पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये आपको याद रखना है, इतना मेन है इसमें। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। कैपिटल क्या है यहाँ की? तो भोपाल है, सबको पता है। सीएम कौन है? मोहन यादव हैं। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं, एमपी के गवर्नर। पशु यहाँ का राजकीय पशु कौन सा? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी दूधराज, वृक्ष बरगद, खेल मलखंभ, पुष्प सफेद लिली और मछली महाशीर। और देख लेते हैं पहले सीएम कौन थे यहाँ के? तो श्री रविशंकर शुक्ल थे। पहली महिला सीएम कौन थी? तो उमा भारती थी। पहले गवर्नर कौन थे? तो पट्टी सीतारमैया था। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जो कि यहीं पर है। खजुराहो के मंदिर छतरपुर में देखने को मिलते हैं और ये चंदेलों ने बनवाए थे। पंचायतन शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं देखने के लिए, रायसेन जिला में। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा आपको। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर? उज्जैन में है, सिप्रा नदी के किनारे पर। पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? धूपगढ़ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ियों से है। और धुआंधार जलप्रपात और ओमकारेश्वर बंध आपको यहीं इस नदी पर देखने को मिल जाएंगे। लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यक्रम में शीर्ष पर कौन रहा? तो मध्य प्रदेश रहा। तो ये दोनों जो योजना है, लाडली बहन योजना और लाडली बहना आवास योजना, ये कहाँ पर चल रही है? मध्य प्रदेश में चल रही हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर कौन रहा? तो मध्य प्रदेश रहा। लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। अमित शाह ने 55 जिलों के लिए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया मध्य प्रदेश में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये कौन सी बनी, कहाँ पर बनी है? तो ये उज्जैन बनी है। मध्य प्रदेश ने बैगलेस पहल शुरू की है। बैगलेस पहल का मतलब क्या है? बच्चों को विदाउट बैग भेजा जाएगा और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करो और वहीं पर उनका बैग को प्लेस किया जाएगा। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित हुआ? तो ये उज्जैन में हुआ, आईआईटी इंदौर की सहायता से। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए हैं। ठीक है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में खुली। और किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जन मन कॉलोनी का निर्माण हुआ? तो एमपी में हुआ। श्री कृष्ण गमन पथ बनाएंगे, कौन बनाएंगे? तो राजस्थान और एमपी मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ बना रहे हैं। और देख लेते हैं ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये मध्य प्रदेश बना। यानी कि कहने का मतलब क्या है? ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश बना है। वेटलैंड समिट 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो ये इंदौर में हुआ है। यानी कि आर्द्र भूमि सम्मेलन जो हुआ है 2024 का, वो कहाँ पर हुआ? इंदौर में हुआ है। लोकपथ एप्लीकेशन के बारे में तुमने देख ही लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने इसका निर्माण किया। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 ये के.एस. चित्रा को मिला था और 2022 के लिए उत्तम सिंह को मिला था। शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ, ये हमने देख ही लिया।
किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। 300 रुपये प्रति साल दिया जाएगा सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो ग्वालियर में होगा। और ये मनु भाकर वही हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना कहाँ चल रही हैं? मध्य प्रदेश में चल रही हैं। देश का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किया गया। पीएम मोदी ने देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया। ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची देश की पहली सोलर सिटी है। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ग्वालियर में हुआ। ठीक, और देख लेते हैं। एमपी सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया 2024 ये किसको मिला? तो निकिता पोरवाल को मिला, जो कि कहाँ की हैं? उज्जैन की हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण मंजूरी दी है? ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। देश का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट? मनमोहन, नरेंद्र जी, गुरमीत सिंह संधावालिया, KR श्रीराम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो नरेंद्र जी उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और कल हमने पढ़ा था गुरमीत सिंह संधावालिया के बारे में, तो ये कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब देख लेते हैं नए नए चीफ जस्टिस कहाँ के कौन से बने हैं, ये देख लेते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नए कौन बने हैं? तो MS चंद्र राव बने हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मनमोहन बने हैं। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के कौन बने हैं? सुरेश कुमार कैत बने हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कौन बने हैं? तो तासिर अबस्तान बने हैं। मेघालय हाईकोर्ट के कौन बने हैं? तो इंद्र प्रसन्न मुखर्जी बने हैं। मद्रास हाईकोर्ट के कौन बने हैं? तो जस्टिस KR श्रीराम बने हैं। केरला हाईकोर्ट के जस्टिस कौन बने हैं? तो नितिन मधुकर जामदार बने हैं। थोड़ी सी और देख लेते हैं इसके बारे में। हाई कोर्ट के बारे में किन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है? तो 214 से लेकर 231 आर्टिकल में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। किस भाग में? भाग 6 में। अब बात करते हैं टोटल हाई कोर्ट कितनी हैं भारत में? तो 25 हैं। और सबसे नवीनतम कौन सा है? तो 25वां है अमरावती हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पहली फीमेल जज कौन बनी थी? तो अन्ना चांडी बनी थी केरल हाई कोर्ट की। और हाई कोर्ट के फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनी थी? ये पहली फीमेल जज थी। और ये फीमेल चीफ जस्टिस की बात हो रही तो लीला सेठ बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो 226 के तहत जारी करता है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? तो अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट 129 आर्टिकल जो है वो क्या है? बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगर मैं रिट जारी करने की बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो वो किसके तहत करता है? तो 32वें आर्टिकल के तहत करता है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर कहाँ बना? तो ये रांची में बना। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? तो केरल हाईकोर्ट बना, मलयालम कोर्ट बना। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? तो सिक्किम बना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? तो केरला के कोल्लम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इसको सब जानते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। 25 तारीख को ये मनाया जाता है। अब बात इनके बारे में हुई तो इनके बारे में और जान लेते हैं। इस साल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। सुशासन दिवस की शुरुआत भारत सरकार ने 2014 में की थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने 3 बार भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। सबसे पहली बार 1996 में 13 दिनों की इनकी सरकार बनी थी। फिर 1998 से 1999 के बीच में 13 महीनों की सरकार बनी। फिर उसके बाद में 1999 से 2004 तक इनकी लगातार पूरा टर्म रहा था। तो ये याद रखना 3 बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यह कार्यकाल में कार्यालय में पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 दिसंबर 2024 को इसरो किस रॉकेट से स्पेड एक्स मिशन लॉन्च करेगा? PSLV C57, PSLV C58, PSLV C59, PSLV C60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी
PSLV C60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। इसरो हैज अनाउंस्ड दैट इट विल लॉन्च दिस स्पीड एक्स मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो स्पीड एक्स मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा 30 दिसंबर 2024 को, आगे किया जाएगा 30 दिसंबर 2024 को। दिस मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय PSLV C60 रॉकेट। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल C60 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्पीड एक्स मिशन इज टू कनेक्ट टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट STX-01 एंड STX-02। दो स्मॉल स्पेसक्राफ्ट को जोड़ा जाएगा विद ईच अदर इन द अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट में दो जो स्पेसक्राफ्ट हैं यानी कि SDX-01 और SDX-02 दोनों को जोड़ा जाएगा अर्थ के ऑर्बिट में। ऑल्सो टू डेवलप एंड टेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। डॉकिंग और अनडॉकिंग किया जाएगा। मतलब होता क्या है डॉकिंग और अनडॉकिंग? तो दो स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना डॉकिंग कहलाता है और दो स्पेसक्राफ्ट को अलग करना अनडॉकिंग कहलाता है। अब बात इसरो की हुई तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है। इनकी एक ये बायोग्राफी निलावु कुदचा सिमांगल। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो के शिवान को कहा जाता है। मोटो क्या है इसका? तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड इसकी आपकी एक तरीके से इसका मोटो है, उद्देश्य है। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार इसरो को मिल चुका है। लीफ एरिक्सन पुरस्कार इसरो को मिल चुका है। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड इसरो को मिल चुका है। अब PSLV GSLV ये सारे इसरो के मिशन है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो GSLV F12 के द्वारा ये इस रॉकेट के द्वारा NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया था। SSLV D2 के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07 जानुस 01 और आज़ादी सेट 2 भारत का सबसे छोटा रॉकेट ये SSLV है। इसी के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07 और जानुस 01 और आज़ादी सेट 2 लॉन्च किया गया। PSLV C54 की बात करें तो इससे INS-2B सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जो कि भूटान का था। PSLV C55 के थ्रू TELIOS-2 सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च किया गया। PSLV C56 द्वारा DSR सैटेलाइट सिंगापुर का ही है, वो लॉन्च किया गया था। PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया था और C58 से एक्सपोसेट पॉलिक्स एक्सपेक्ट जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया था। GSLV F14 से इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च किया गया था और SSLV D3 से अर्थ ऑब्जर्वेटरी 08 सैटेलाइट और SR0 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। मुनाल उपग्रह ये नेपाल का है। इसे इसरो लॉन्च करेगा आगे। इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।